आइए परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में और उनके आशीर्वाद से, माता गायत्री के आशीर्वाद से ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, इससे पहले मैं जानना चाहती हूं कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे। आप अपने आप से पूछिए कि आपको कैसा फूल पसंद है, मुस्कुराता हुआ, खिला हुआ या मुरझाया हुआ। आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जो रोतलू हों, दूसरों की समस्याओं को अपना बना लें, अपनी समस्याओं को दूसरों को दे दें, मतलब जिनकी उपस्थिति आपको टॉक्सिक लगे। आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, बताइए, कोई भी एक आंसर दीजिए। जो लोग खुश रहते हैं जी, तो अगर हमें पेरेंटिंग, हैप्पी पेरेंटिंग करनी है और अपने बच्चों को वह देना है जो आप उनकी पूरी ग्रोथ करे, तो सबसे पहली चीज़ है आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। अब सभी लोगों के साथ समस्या ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई समस्या से घिरा है, और जब वो किसी न किसी समस्या से घिरा है तो वो कहता है कि मेरे पास तो इतनी समस्याएं हैं, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, मेरे पास खुश होने की कोई वजह ही नहीं है। तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो आप ये बताइए कि उनके बच्चे कैसे उनके साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो दिन भर चिड़चिड़ करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। पेरेंटिंग तो छोड़ दीजिए, वो अच्छे इंसान भी नहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक रोने की आदत, उनकी एक फ्रस्ट्रेटेड आदत बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर कहते हैं ना, जैसी माँ वैसा बच्चा। तो अगर हमको पेरेंटिंग करनी है तो सबसे पहली चीज़ है हमें युद्ध के बीच में ना मंगल गीत गाना सीखना होगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक कविता लिखी थी, उस कविता के साथ मैं आप आज की पेरेंटिंग शुरू करना चाहती हूँ। जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियों से दो दो हाथ करना पड़ेगा, विरोधियों को तो झेलना पड़ेगा, लोगों की आलोचना सहना पड़ेगा। जिंदा हो तो निंदा चुगली लोग करेंगे ही, जिंदा हो तो लोग तुम्हारी राह रोकेंगे ही, जिंदा हो तो पानी तुम्हें डुबोएगा ही, जिंदा हो तो परेशानियों से तुम्हें रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि लोग केवल तुम्हारे बारे में अच्छा बोलें और लोग तुम्हें स्वतः राह दें। तो क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल मरने के बाद ही लोग किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं। जिंदा लोगों की लोग राह रोकते हैं, मुर्दे को रास्ता देते हैं। पानी भी जिंदा लोगों को डुबोता है, मृत व्यक्ति को तो तिरा देता है। कभी आपने मृत व्यक्ति को डूबते हुए नहीं देखा होगा। तो क्या करना है भाई? क्या समझना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, परफेक्शन कोई वस्तु नहीं है। जिंदगी क्या है? एक यात्रा है जो चलती जाएगी। आपको उस फ्लो में बहते आना जाना चाहिए। खुद से कहना चाहिए क्या? कि हम विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे। इस जीवन युद्ध में हम ही विजयी रहेंगे। अपने आप को कहिए, हे अर्जुन उठो, जीवन जीने की कला सीख जाओ। इस युद्ध के बीच ही मंगल गीत गाओ, इस युद्ध के बीच ही मंगल गीत गाओ। जब आप जंगल में मंगल मनाना सीख जाएंगे, जब आप युद्ध के बीच में मंगल गीत गाना सीख जाएंगे, जब आप तूफानों में भी कश्ती चलाना सीख जाएंगे, तब आप जानिएगा कि आपके अंदर एक अच्छे पेरेंट्स होने के गुण विकसित हो रहे हैं। पिछली क्लास जो हमारी टेक्निक्स के बारे में थी, उसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे। कि सबसे पहली चीज़ है, माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता के पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए। क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए? कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। माता के पास अपने टाइम का प्रबंधन होना चाहिए, पिता के पास पिता के टाइम का प्रबंधन होना चाहिए। टू डू लिस्ट में क्या? एक हफ्ते में क्या क्या नाश्ता बनेगा, इस हफ्ते में बच्चे के साथ में क्या क्या गेम्स खेलूँगी,
इस हफ्ते मैं बच्चे को कैसे क्वालिटी समय दूंगी, इस हफ्ते मैं अपने जॉब को, या मैं घर पे हूँ तो घर पे, रिश्तेदारी हूँ तो रिश्तेदारी, उसको मैं कैसे मैनेज करूँगी। टू डू लिस्ट माता पिता के पास भी होना चाहिए, टू डू लिस्ट जो घर के अन्य सदस्य हैं उनके पास भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने समय को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आप अस्त व्यस्त रहेंगे और बच्चे के साथ क्वालिटी समय बिताएंगे नहीं, तो बच्चा आपको परेशान करेगा और आप भी बच्चे को परेशान करेंगे। तो करना क्या है, एक तो टू डू लिस्ट बनानी है, दूसरा खुद को खुश रखना सीखना है। क्योंकि खिला हुआ फूल ही भगवान के चरणों में चढ़ता है। लोग किसी को बुक एक्सचेंज करते हैं तो उनको भी वो बुके खिले हुए पुष्पों के ही देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने चेहरे में एक अच्छी स्माइल रखनी है, हमें व्यवस्थित रहना सीखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, बच्चे के लिए देखिए, परिवार के लिए देखिए, सबका ख्याल रखिए, लेकिन साथ साथ खुद का भी ख्याल रखिए, अपने लिए भी वक्त दीजिए। तो स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास चार चीज़ें हैं जो मुख्य हैं। पहला क्या है, प्रत्येक माता पिता को प्राणायाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उनके अंदर ऊर्जा होगी तो वो ऊर्जा स्वतः बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होगी। दूसरा क्या करना चाहिए, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, जो संतान आपने मुझे दी है उस संतान को मैं बेहतरीन उनका पालन पोषण करूं, मैं उनको बेहतरीन हैंडल कर सकूं, इसके लिए मुझे वह जरूरी शक्ति सामर्थ्य दीजिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, माता पिता जब प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और साथ साथ स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय कैसे, किन पुस्तकों का करना है, इस तरह की पुस्तकों का स्वाध्याय करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिन पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स हैं उनके पास बच्चों के संभालने के लिए क्या क्या कैसे कैसे विचार चाहिए, वो सब उनको इनसे मिलेगा। क्या मिलेगा ये देख लीजिए। अवगुणी संस्कारवान पीढ़ी, बच्चों के निर्माण की प्रयोगशाला परिवार, बाल निर्माण की कहानियाँ, बच्चों की शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी दीजिए, बालकों का भावनात्मक निर्माण, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बाल चित्र कथाएं हैं जो शांति कुंज हरिद्वार से मिलती हैं, गायत्री तपोभूमि से मिलती हैं, आपके नज़दीकी शक्तिपीठ में मिलती है। इन सारी को आपको पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे तो उनके अंदर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बच्चे को अगर किसी को गोद लेना है ना, तो सबसे पहला काम है उसको अपने पैरों पे खड़ा रहना आना चाहिए। अगर बच्चे को संभालना है ना, तो सबसे बड़ा काम है आपको मेंटली इतना फिट होना पड़ेगा कि आप जो बच्चे के होने के बाद में जो उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको मीट करना है। आपका बच्चा डबल ब्रेन है, माता का भी ब्रेन लेकर आया है, पिता का भी ब्रेन लेकर आया है, उसके पास अनंत ऊर्जा का भंडार है। अब उस ऊर्जा से अपने आप को आपको मैच करना है। मैच नहीं कर सकते तो कम से कम उस ऊर्जा को कुछ हद तक तो हैंडल करना है। तो उसके लिए आपको नित्य ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना और स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, एक 369 टेक्निक होती है। 369 तकनीक क्या होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई उठ सकता है तो अच्छी बात है, अगर जो जब जगता है उसके लिए तभी सवेरा हम मानते हैं, तो उस व्यक्ति को 369 तकनीक से अपने बच्चे को कैसे संभालना है और स्वयं को कैसे संभालना है। 17 सेकंड आप दिन के प्रथम प्रहर में, ब्रह्म मुहूर्त से 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, उस बीच में जब भी आपको समय मिलता है, आप क्या बोलेंगे कि हे परमात्मा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे माता पिता बनने का अवसर दिया, एक संतान को पैदा करने, पालने पोसने की शक्ति दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं एक अपनी जिम्मेदारी
एज अ माता पिता निभा सकूं। और भी आपको अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना है उसको कम से कम 3 बार आपको पहले प्रहर में बोलना है। दूसरा, दोपहर को 369 टेक्निक है तो वो 6 टाइम आपको रिपीट करनी है। जो आपने संकल्प सुबह लिया था, जो प्रार्थना आपने बच्चे को पालने के लिए और बाकी जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं उसको 3 बार बोला था, उसी को आपको रिपीट करना है दोपहर के समय 12 बजे से 2 घंटे पहले, 12 बजे के 2 घंटे बाद तक। कभी भी आप उसको 1 बार रिपीट कर 6 बार रिपीट कर दीजिए। और उसके बाद आता है 369, जो सोते वक्त उन्हीं संकल्पों को आपको 9 बार दोहराना है। जब आप ऐसा 369 टेक्निक से अपने ब्रेन को बार बार किसी बड़े लक्ष्य की ओर, किसी बड़े कर्तव्य की ओर, जो आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे संकल्प की ओर जब प्रेरित करेंगे तो धीरे धीरे दिमाग आपका वैसे केमिकल रिएक्शन करने लगेगा और जो चीज़ें आप 369 तकनीक के थ्रू मांगना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो आपके जीवन में धीरे धीरे घटने लगेगा। दूसरी तकनीक होती है 5 to 5, मतलब आपको मॉर्निंग में जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वैसे मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ कि पेरेंटिंग के लिए आपको क्या क्या करना है। तो पहला मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी, क्या सलाह क्या दी कि आपको 4 चीज़ें करनी है: ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना, मंत्र, स्वाध्याय। ठीक है। और दूसरा 369 तकनीक के जरिए आपको सुबह, दोपहर, शाम, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को सोते वक्त 9 बार, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, उनके संकल्पों को आपको दोहराना है। 5 to 5 में क्या करना है, आप जो कुछ 369 में दोहराएंगे उसको कम से कम 5 बार सुबह लिख लीजिए और 5 बार शाम को लिख लीजिए। अब आप बोलेंगे भाई, जैसे सपोज मान के चलिए कि मुझे क्या है, मुझे बेहतरीन माता बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपका भविष्य में बच्चा कुछ बनना चाहता है। आप अपने बच्चे के पालन पोषण के साथ अगर कोई जॉब कैरियर में है तो वो भी चाहेगा कि हाँ मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो 5 बार उस चीज़ को सुबह लिखें और 5 बार शाम को लिखें। ऐसा आपको कम से कम 55 दिन करना है, 55 से 60 दिन करना है, जो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। कहते हैं ना, डॉक्टर देता है ना कि 3 दिन में वायरल फीवर होगा तो 3 दिन इस मेडिसिन का कोर्स कर लीजिए। वैसे ही जो मैं आपको अभी दवाएं, मनोवैज्ञानिक दवाएं बता रही हूँ, उसको आपको 55 से 60 दिन तक करना है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, 369 डिस्कस कर लिया, 5 to 5 डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं वाटर तकनीक की। वाटर टेक्निक क्या होती है, आप लोगों में से जो गायत्री परिवार के हैं वो जानते होंगे, या जो ब्राह्मण फैमिली से हैं या जिनके घर में पूजा पाठ होता है वो जानते हैं कि जल से ही पूजन का क्रम प्रारंभ होता है। ओम अपवित्र, जल हाथ में लेते हैं, ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थम गतो पीवाय स्मृत पुंडरीकाक्ष स वायभ्यंतर शुचि, पवित्रीकरण करते हैं। फिर हम 3 बार आचमन करते हैं, फिर हम शिखावंदन करते हैं, फिर हम न्यास करते हैं और फिर शांति पाठ भी जब करते हैं तो भी जल छिड़कते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसी चीज़ को एक रिसर्च किए हैं, आप लोग गूगल में सर्च कर लेंगे। इमोटो मसारो जापानीज साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या किया कि पानी के मॉलिक्यूल्स की सूक्ष्मदर्शी से विभिन्न फोटो निकाली, किस जगह के पानी में क्या तस्वीर बन रही है। फिर उन्होंने क्या किया, साउंड से, बेथोवन के साउंड से पानी को गुजारा, कई चैंटिंग मंत्र से पानी को गुजारा। तो उन्होंने पाया कि जब हम पॉजिटिव मंत्र बोल रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे शेप ले रहे हैं। जबकि कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े विकृत और विभत्स बन रहे हैं। तो भाई फिर ये जो हमारे यहाँ पे जल को लेकर जो पूजा की जाती है, उसको हम यहाँ पेरेंटिंग टेक्निक में कैसे जोड़ सकते हैं। भाई जैसे इन जल पद्धतियों से
आपके अंदर पूजा के समय एक पावरफुल मॉलिक्यूल्स आपके भीतर चेंज करने के लिए वाटर को एक तरह से पॉजिटिव मंत्रों का अफर्मेशन देकर शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। शरीर के अंदर 75% ब्लड है। अगर उस ब्लड के अंदर वो बात पहुंच जाती है तो आप मान के चलिए कि वो पॉजिटिव अप्रोच आपको जीवन भर लाभ देगी। ठीक है, तो आपको वाटर टेक्निक में क्या करना है, अगर आप क्रोध में हैं तो आपको पानी नहीं पीना है। आपको कब पानी पीना है, पहले अपने आप को शांत करना है, उसके बाद पानी पीना है। किसी से बात करते हुए भी पानी नहीं पीना है। आपको पानी पीते समय क्या करना है कि हाथ में जल लेना है, गायत्री मंत्र बोलना है, पानी से आपको टॉक करना है, बात करना है। क्या कि जैसे सपोज मान के चलिए मुझे एक बेस्ट सेलर बुक का ऑथर बनना है, तो मैं पानी लूँगी और मैं बोलूँगी कि मुझे ना बेस्ट सेलर बुक का ऑथर बनना है, और मैं बन गई हूँ, मैं अपने आप को फील करूँगी। और उसके बाद मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि अब ये पानी की जो ऊर्जा है वो अनंत गुना बढ़ चुकी है और ये मुझे अंदर बाहर से पवित्र करेगा, और इसकी ऊर्जा से जो मेरे जीवन में लक्ष्य मैंने बनाया है उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूँगी और मैं उस जल को पी जाऊँगी। इस वाटर टेक्निक को भी मैं 55 से 60 दिन के लिए आपको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपको 60 दिन के अंदर अपने व्यक्तित्व में, अपने बच्चे के व्यक्तित्व में, अपने परिवार के व्यक्तित्व में, सब में अंतर दिखने लगेगा अगर आप अभिमंत्रित जल स्वयं भी पिएंगे, बच्चों को भी पिलाएंगे। अंग्रेज इसको वाटर टेक्निक कहते हैं और इसी चीज़ को हमारे देश में कहते हैं अभिमंत्रित जल। ठीक है, तो ये भी आपको 55 दिन तक करना है। और आपको क्या करना है, आप खुद भी और अपने बच्चे को भी गणेश योगा आपको निश्चित रूप से सिखाना है। गणेश योगा क्या करता है, इस तरह से हमें कान पकड़ने पड़ते हैं और क्या कहते हैं, उठक बैठक लगानी पड़ती है, कमर सीधी रहती है। इस पोस्चर को गणेश योगा कहते हैं। गणेश योगा के ब्रेन पर इतने पॉजिटिव रिजल्ट हैं और इतना अच्छा इसका आउटपुट है कि अगर बच्चे ने बचपन से इसकी आदत डाल ली तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में आपके बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ जाएगा और आपका बच्चा जो चाहेगा वो ज़िंदगी में हासिल कर पाएगा। आप भी जो चाहेंगे वो ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। ठीक है, एक और आपको नेक्स्ट टेक्निक क्या मैं बता रही हूँ, उल्टा पुल्टा टेक्निक। यानी कि आप जो राइट हैंड से काम कर रहे हैं कुछ दिन लेफ्ट हैंड से काम करिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो जो काम आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं उसको राइट हैंड से करिए। ब्रश करना है, बच्चा ब्रश कर रहा है राइट हैंड से रोज, एक दिन को बोलो लेफ्ट हैंड से करे। एक दिन आप उसको बोलिए कि राइट हैंड से काम करे, एक दिन बोलिए लेफ्ट हैंड से काम करे। मतलब उसके आपको दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कराना है। मंत्र अगर वो जब पढ़ने लिखने लग जाएगा तो आप उसको दोनों हाथ से गायत्री मंत्र लेखन करेंगे। इससे क्या होगा कि उसका जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत अच्छी तरह से सिंक करेगा और उसके बच्चे का जो फोकस लेवल है और जो उसके ब्रेन की क्रिएटिविटी है वो उभर उभर के बाहर आएगी। तो इस उल्टा पुल्टा तकनीक को आपको खुद भी करना है, बच्चे से भी कराना है। और क्या करना है, मेमोरी बिल्डिंग कुछ तकनीक अपनानी है। मेमोरी बिल्डिंग में क्या है कि बच्चे से बोलेंगे आप कि देखो बेटा मैं आपको ना 5 वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है, 5 वर्ड को आपको मैं बता रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि मैंने किस ऑर्डर में बोला। अब जैसे मैंने बोला सेब, अंगूर, केला, पुस्तक और सू, तो अब आप बच्चे से पूछे कि आप बताइए कि मैंने किस ऑर्डर में इसको बोला। अब मैंने जिस ऑर्डर में बोला है उसको बताइए और उसके अपोजिट ऑर्डर से बताइए, असेंडिंग भी बताइए, डिसेंडिंग भी बताइए। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चों की मेमोरी बढ़ती है, फोकस लेवल उनका बढ़ता है। और क्या करिए कि घर में स्केच पेन सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, स्केच पेन ले लीजिए। पेन कॉपी से उसमें जैसे रेड है तो रेड पेन से ब्लैक लिखिए, ठीक है, कलर क्या हुआ ब्लैक। इसको कहते हैं मेमोरी टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, रेड पेन से ब्लैक लिखना है
और ब्लैक पेन से येलो लिखना है, येलो पेन से कुछ और लिखना है। इस तरह कलर और वर्ड अलग अलग होना चाहिए। तो 7 कलर ऐसे लिख लीजिए। अब बच्चे से बोलिए कि आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। बच्चा अच्छी तरह से देख लिया। अब बच्चे से बोलिए, आप बताइए कि ब्लैक वर्ड किस कलर में लिखा था, येलो से हमने कौन सा कलर लिखा था। इसमें क्या हो रहा है पता है आपको, माइंड गेम में, मेमोरी में क्या हो रहा है कि कलर आइडेंटिफाई एक ब्रेन करता है और कलर का नाम रटने का काम दूसरा ब्रेन करता है। तो अब ब्रेन कंफ्यूज होगा। जब वो कंफ्यूज होगा तो अपने आप को फोकस्ड करेगा। उसमें क्या है कि आपको ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम यूटिलाइज करने का पावर आ जाएगा। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, बच्चे से अभ्यास करवाएंगे तो वो बच्चा धीरे धीरे पता कर लेगा कि कौन से क्या है। और इस गेम में मज़ा भी बहुत आएगा और इस गेम से बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। और क्या तकनीक है, आप लोगों के घर में अगर कार्ड होगा, ताश पत्ते होते हैं ना, उसमें बच्चे को दिखाइए, 4-5 कार्ड दिखाइए और बोलो अच्छे से देख लो। अब मुझे बताओ कि कार्ड में नंबर क्या लिखा था और वो कौन से कलर का था और वो किस टाइप का था। इस तरह कार्ड के माध्यम से आप बच्चे से इंटरेक्शन करेंगे और बच्चे की मेमोरी इससे बढ़ेगी। और आपको क्या करना है, एक स्टोरी सुनानी है। स्टोरी सुनानी है, उसका स्टार्ट तो आपको सुनाना है लेकिन एंड कहना है कि बच्चा पूरा करे। अब बहुत छोटा बच्चा है तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप उस बच्चे को बोलिए कि पूरा करने के लिए, फिर पॉज दे दीजिए। उसके बाद आप ही उस स्टोरी को एंडिंग उसकी कभी पॉजिटिव वे में करिए, कभी कुछ और चेंज करिए, कभी कुछ और चेंज करिए। मतलब स्टोरी का स्टार्ट होगा, मतलब फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो हर बार चेंज हो जाए। ऐसे ही स्टोरी की जो एंडिंग है आप अपने ब्रेन को लगा के हर बार उसका चेंज कर दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ते जाएगी। आपने कोई राइम्स बोली, उसका नेक्स्ट लाइन उसको बोलिए कि इस तुकबंदी को कंप्लीट करो। तो इस तरह से जब वो तुकबंदी कंप्लीट करेगा उसका ब्रेन मैक्सिमम ऑक्यूपाई होगा। और क्या करना है, बच्चे, बहुत छोटा भी बच्चा है, जैसे थोड़ा थोड़ा करने लगता है, जैसे आपको कुछ उसको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, बच्चे को उसका काम खुद करने देना है। जैसे बेटा पानी चाहिए, अच्छा आप ग्लास लाओ, मम्मा पानी भर के देगी। ग्लास लाने का काम मुझसे कराइए, पानी भर कर आप दे दीजिए। खाना खाना है, ओके प्लेट लेकर आओ, खाना परोसिए, खिलाइए, प्लेट लेकर जाओ, रखो सिंक में। आपके घर में 10 नौकर हो, 20 नौकर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नौकर नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे अपना काम करना बच्चे को खुद से आना चाहिए। तो जितना बच्चा आपका सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा, फिर वो आपके दर्द को समझेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे को पैम्पर कर देते हैं, पूरा काम बच्चों का कर देते हैं, फिर झल्लाते रहते हैं, हम इतना कुछ करते हैं और तुम्हें हमारी कद्र ही नहीं है। भाई जाके पैर न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पर आई। जब तक बच्चे ने वो काम किया ही नहीं है, उस दर्द और उस पेन को फील ही नहीं किया है, तो वो आपका दर्द और पेन कैसे फील करेगा, वो कैसे महसूस करेगा कि आप इस काम को करके थक रहे हैं। तो जब बच्चा वो काम करने लगा, आपके पति हैं, पत्नी हैं, दादी हैं, बच्चा है, सब अपना खाना खा के थाली उठा के सिंक में रखेंगे। बर्तन भले भाई मांज दे या किसी और से मजवाइए, लेकिन थाली डाइनिंग टेबल पर नहीं छूटनी चाहिए और कोई किसी की नहीं उठाएगा। कोई बीमार है तो अलग बात है, नहीं तो अपना काम खुद करो। शांति कुंज वाला जो सिस्टम है, गायत्री परिवार वाला सिस्टम है, वो खुद कराइए। कोशिश करिए कि बच्चा आपकी खुद की प्लेट साफ़ कर ले तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत छोटा बच्चा है तो वो नहीं कर सकता, तो कम से कम वो इतना कर सकता है कि अपनी प्लेट उठाकर वो सिंक तक लेकर जाए, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। बच्चे को स्टोरी समझ में आती है, नहीं समझ में आती, इसकी चिंता आप मत करिए, लेकिन बच्चे को रात को सोते समय आपको कोई ना कोई स्टोरी बोलनी ही बोलनी है। आपको कोई ना कोई स्टोरी याद करके उसको सुनानी ही सुनानी है, जो वीरता भरी हो, जो हमारे देश के वीरों के बारे में हो, हमारी संस्कृति के बारे में हो, कोई अच्छा मैसेज देती हो। ऐसी कोई भी कहानी आप, कोई अगर नहीं समझ में आती है तो बाल निर्माण के ऐसे कहानियों के सेट हैं, वो खरीद लिए,
चित्र वाली भी स्टोरीज़ हैं वो ख़रीद लीजिए, उसको रटिए और रट के सुनाइए। नहीं बुक्स खरीद सकते तो यूट्यूब में चले जाइए, मोटिवेशनल स्पीक की बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको आप बैठ कर दिखा दीजिए और उसको बताइए। एक स्टोरी उसको मोटिवेशनल की मिलनी ही चाहिए। और आपको क्या करना है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग, बच्चा की बात बहुत भी फालतू क्यों ना हो, अगर वो आपके पास चलकर आया है तो बड़े ध्यान से उसकी बात सुनिए। ऐसे सुनिए जैसे प्राइम मिनिस्टर आपको कोई बात बता रहे हैं। जब आप बच्चों की बात सुनेंगे तो उन्हें लगता है कि ओह, मेरी मम्मी मेरी बातों को इम्पोर्टेंस देती है। तो जब वो बड़ा होगा तो आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगा। लेकिन यदि आपने बचपन से उसको सुनना मना कर दिया, ओह वही बकवास बात करता है, वही रिपीट बात करता है, तो बच्चा फिर क्या होगा कि वो आपसे दूरी बनाने लगेगा। वो ये सोचेगा कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को तो मेरी बातों की कोई कदर नहीं है। अगर सपोज मान के चलिए कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऑफिस का काम कर रहे हैं, तब बच्चा आके बता रहा है, तब आपको क्या कहना है, बेटा आप 5 मिनट रुकिए, हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, या मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, इसको कंप्लीट करते हैं, तब हम आपकी इंपॉर्टेंट बात सुनते हैं। फिर बच्चे की, वो चाहे वो बकवास ही क्यों ना कर रहा हो, उसको बोलिए आप इंपॉर्टेंट बात बताइए कि आप हमसे बात करने आए थे। अब आप उसको सुनिए, पूरे उत्साह से, पूरे उमंग से सुनिए। तब क्या होगा कि बच्चा आपको शेयर करना सीखेगी, ओ मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। बच्चों के सामने खुद को क्रिटिसाइज मत करिए, ओह मैं मोटी हो गई हूँ, मेरी स्किन कैसे हो रही है, मेरे बाल पक रहे हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के सामने मत निकालिए। अभी तो आपको क्या बोलना है, आपको आभार देना है। देखो भगवान का कितना बड़ा थैंक यू, भगवान ने मुझे दोनों पैर दिए, हाथ दिए, मुंह दिए, आँख दी, भगवान कितने अच्छे हैं। अच्छा सोचो तो ज़रा, भगवान अगर हमें ये सब नहीं देते तो बहुत सारे लोग अपाहिज पैदा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें भगवान ने दी है ना, इसलिए हमको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। अपने जीवन में जो आधी ग्लास भरी है और आधी ग्लास खाली है। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को कोई अच्छा बंदा नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि राजसूय यज्ञ में जनता बदल गई थी, जनता वही थी, लेकिन दोनों की जो नज़रिया था उसके कारण उनका जो नज़रिया था उसने उस नज़ारे बदल दिए। उसी तरह आपको ये देखना है कि आपकी दृष्टिकोण कैसा है, जीवन जीने का तरीका कैसा है, आप लोगों को किस तरह से देखते हैं। अगर इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आप बच्चे के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर पाएंगे, आप बच्चे को सुनेंगे। और क्या है, बच्चा जब गलती करता है तो जितनी गलती हो उतना ही डांट, उतना ही अगर ज़रूरी पड़ा तो फटकार लगाइए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपके मन में फ्रस्ट्रेशन भरी है तो बच्चे को डांट दिया, आपका मन हैप्पी है तो बच्चे ने गलती करी उसको नकार दिया, बोले भाई जाओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपये मिल गए किसी बोनस में या किसी काम से, तो आप खुश हैं, बच्चा ने कप तोड़ दिया, अब आप क्या कहेंगे, कोई नहीं दोबारा गलती मत करना। नहीं, आपको उस समय उसको डांटना है कि आप असावधान क्यों थे, कप क्यों गिरा, कप नहीं गिरना चाहिए, आइंदा आप ध्यान रखोगे ना। तो वो बोलेगा हाँ ध्यान रखेंगे, कल ओके। और अगर मान लीजिए आपके किसी ने 10,000 रुपये जेब से चुरा लिए, अब आपके अंदर तो दुख भरा है, अब बच्चा कप तोड़ेगा तो आपको तो आप तो उसके साथ उतना गंदा व्यवहार करेंगे, मान लो उसी ने आपके 10,000 रुपये चुराए हों, तो गलत बात है ना। तब भी आपको अपने अंदर जो भड़ास है उसको वहीं पर रोकना है, फ्रस्ट्रेशन को वहीं रोकना है, बच्चे को उतना ही डांटना है जितना आप बहुत अच्छे मूड में डांट रहे थे, यानी कि भैया आपने क्यों तोड़ा, असावधानी हुई, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि फिल्टर लगाना है कि हमारे मन में जो भी बाढ़ है, किसी भी भावना किसी भी चीज़ के लिए है, वो बाढ़ बच्चे को एज इट इज़ नहीं जानी चाहिए। इस एसी में स्टेबलाइज़र सभी लगाते हैं कि एसी ख़राब ना हो, ऐसे ही बच्चे से बात करते समय आपकी लाइफ में तो बहुत संघर्ष हैं। अगर ऑफिस में बॉस सता रहा है तो किसी को घर में सास सता रही होगी, ननद सता रही होगी, घर में कोई ना कोई होगा जो उसको परेशान कर रहा होगा। अगर कोई नहीं परेशान होगा तो उसका मन ही खुद को परेशान कर रहा होगा। रिश्तेदारी कटाक्ष में कोई ना कोई बातें बोल रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं आपके मन में फ्रस्ट्रेशन का कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को आप बच्चे पर नहीं निकाल सकते ना, यू डोंट हैव।
तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना सीखना होगा। तो आप बोलेंगे उसके लिए क्या करना होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, गायत्री मंत्र जप, ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय आपको करना ही पड़ेगा। ये सब करके आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे। बच्चे की जितनी गलती है उतना ही उसको आपको डांटना है। बच्चे के साथ और अच्छी बॉन्डिंग कैसे करनी है, एक तो आपको खुश रहना है, बच्चा जो बोलता है उसको ध्यान से सुनना है, बच्चे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, मैं मानती हूँ आप जॉब कर रहे हो, आप घर के पूरे दिन घर के काम में बिजी रहते हो, किसी न किसी से आप बिजी हो, मानते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए कि बच्चे के लिए दूसरी माँ तो नहीं आ सकती, तीसरा बाप नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट मानकर उसके लिए भी आपको समय निकालना है, खुद के लिए भी समय निकालना है, उसके लिए भी समय निकालना है। अब आप बोलेंगे आपको पता नहीं मैडम, मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत हूँ। अरे मैडम जी, मेरी भी घर गृहस्थी है, मेरा भी बच्चा है, मेरा भी परिवार है, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, दिन में सोशल एक्टिविटी करती हूँ, तो मेरे पास भी तो 24 आवर्स ही हैं, मुझे समय प्रबंधन करना पड़ता है। जिनके पास एक कंपनी हो या 10 कंपनी हो, समय तो सबको 24 आवर्स मिलता है ना, एक बच्चे हो या 10 बच्चे हो, समय 24 आवर्स मिलता है। उस समय को व्यवस्थित टू डू लिस्ट बनाकर कब क्या करना है इस पर फोकस करके प्री प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप अस्त व्यस्त कम रहेंगे, समय का सदुपयोग और आपका जीवन बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी टेक्निक काफ़ी है। देखिए, टेक्नोलॉजी आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान भी टेक्नोलॉजी ही है। यानी बच्चा गलत देखेगा तो दिक्कत है, लेकिन अगर उस गलत की जगह आप उसको पेरेंटिंग कंट्रोल लगा के अच्छे कंटेंट्स दिखाते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाते हैं, टेड टॉक सुनाते हैं, कोई भी अच्छे अच्छे कार्टून्स जो किसी पर्टिकुलर मैसेज को लेकर हों, सिंचैन जैसे नहीं और डोरेमोन जैसे नहीं, जिसमें बच्चा फेल हो रहा है, गलत काम कर रहा है और उसको एक इमेजिनरी कोई बंदा हेल्प कर रहा है, जैसे डोरेमोन उसकी हर सारी विशेष पूरी करे। ऐसी चीज़ें बच्चों को क्या लगेगा, बच्चा भी कोई काल्पनिक व्यक्ति ढूंढेगा जो उसको लाइफ में वो सारी चीज़ों में हेल्प आउट करे जो उसके लिए वो कमज़ोर है। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे कार्टून्स बच्चे को नहीं दिखाने हैं। बच्चों को वो कार्टून, वो कंटेंट दिखाना है जो बच्चे के लिए लाभदायक हो। अगर वो आप नहीं कर सकते तो अच्छी बात है, आप मोबाइल ही मत दिखाओ, बच्चों के साथ कुछ खेलने में बिजी करा दो, कुछ ना कुछ घर की एक्टिविटी में लगा दो। कुछ नहीं है, मटर है घर में, मटर रख दीजिए एक टोकरी में और एक उसको बोलिए चम्मच लीजिए और इसमें से एक मटर दूसरी कटोरी रखिए, बोले इसमें चम्मच चम्मच से मटर ट्रांसफ़र करो। 3 साल का बच्चा है, 3 साल से कम उम्र का है, तो वो आप जो बोलेंगे वो करेगा। मटर ट्रांसफ़र कराओ, मूंगफली ट्रांसफ़र कराओ, मटर और मूंगफली मिक्स कर दो, उससे बोलो कि मटर अलग निकाल के रखो, मूंगफली अलग निकाल के रखो। 2-3 प्रकार की चॉकलेट मिक्स कर दो, फिर 3 कटोरियाँ दे दो, बोलो भाई तुम्हारे पास टाइम है इतना और इतने टाइम के अंदर तुमको सारे अलग अलग करने हैं। बलून्स दे दीजिए, बोलिए भाई फुलाइए, इतने कितने मिनट के अंदर आप कितने बलून फुला सकते हैं। उनको आपको काम देना है, बिजी रखना है। अब ये नहीं सोचना है कि ये क्या मैं फालतू काम बच्चे से करा रही हूँ, ये कोई बात हुई, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप बच्चे के लिए बच्चे लायक काम जनरेट करके दे रहे हैं। आज वो उतना पेशेंस लेके मूंगफली और मटर अलग करेगा तो कल आप विश्वास मानिए जब उसके पास कोई ऑफिस का बड़ा काम हो जाएगा तो उतने ही पेशेंस से वो प्रोडक्ट में से प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा, हटा देगा। तो आपको बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप करना है, तो उसको बोलिए कि मम्मा को खुश करना है ना तो आप इस काम को करिए। उस किसी भी चीज़ में उसको व्यस्त रखना है। ये छोटे छोटे टिप्स टेक्निक्स हैं। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती हूँ। उसको आप उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं और उससे आपको बहुत सारी गाइडलाइंस ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपका बच्चा छोटा है, आपके बच्चा पैम्पर कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि रूट कॉज एनालिसिस करिए। पतंग को आकाश में उड़कर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए कि पतंग की जड़ कहाँ है। पतंग की जड़ पर चले जाइए तो ऑटोमेटिकली पतंग खींच लेंगे। ठीक है,
लेकिन आप क्या करेंगे कि नहीं भाई हम तो पतंग पकड़ने जा रहे हैं, तो फिर भटकाव के अलावा कुछ नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि आपके घर में धुआं बहुत भर रहा है, ठीक है, अब धुआं है तो धुआं को मत पकड़ने जाइए, सफाई धुएं की नहीं होनी चाहिए, पता करिए कि आग कहाँ लगी है। इसी तरह जब भी कोई समस्या होता है तो उसके रूट कॉज एनालिसिस पे जाइए। अगर बच्चा पैम्पर हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, पैर पटक रहा है, तो ये तो आप धुआं है ना उसका, ये बिहेवियर धुआं है, आग पता करिए कहाँ है, वो क्यों कर रहा है। आप बच्चे दो तरीके से मम्मी पापा को परेशान करते हैं। कब परेशान करते हैं? जब माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैं जब कोई सामान तोड़ता हूँ मम्मी पापा का ध्यान जाता है, डोंट डू दिस डोंट डू दिस। वो कम से कम नकारात्मकता के कारण ही सही मुझे देखते तो हैं, मुझे ध्यान तो देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे गलत काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता का उनको अटेंशन लेना है। तो अगर आप अच्छे से अटेंशन देना शुरू कर दीजिए तो बच्चों को नौटंकी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और बच्चे के अंदर क्रोध आकाश से नहीं उतरा है। जब वो गर्भ में रहा होगा तो माता पिता ने क्रोध किया होगा, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहा होगा, तो बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 7 पुस्तों का जो गुण धर्म लेके डीएनए के माध्यम से बच्चा पैदा हो रहा है 49%। तो आप ये देखिए कि आपके 7 जो पीढ़ियां हैं, क्या वो अपना माइंड मैनेजमेंट जानती थी? उनमें से कोई क्रोधी था? अगर उनमें से कोई क्रोधी है, उनमें से कोई सिस्टमेटिक है, तो ये हमारी उसके डीएनए की प्रॉब्लम है, उसको आपको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने आपको वाटर टेक्निक बताई, 369 टेक्निक बताई, 5 to 5 टेक्निक बनाई, इस तरीके से आप बच्चे को इन्हीं तकनीक के माध्यम से आप उसको अफर्मेशन दीजिए कि बेटा जल लीजिए, उसमें बोलिए बेटा आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, आप शांत हैं, स्थिर हैं। और फिर अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल के पानी को, फिर वो पानी बच्चे को पिलाइए, अपने पति को पिलाइए, सबको पिलाइए, घर में सबके अंदर पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स भेजिए। यज्ञ कर सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है पंच तत्वों का, जो कहते हैं ना पंच तत्वों का स्नान, 5 तत्व अपनी लाइफ के बैलेंस कर लीजिए। क्या करिए कि अगर आप लोग किसान वगैरह हैं या आपके घर के आसपास मिट्टी है, माली से बोलिए कि मिट्टी ज़मीन से 3 फुट नीचे की होनी चाहिए, वो मिट्टी मंगा लीजिए थोड़ी सी, और सप्ताह में 1 बार बच्चे के पेट में और चेहरे में लगवाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पेट में ना वो मिट्टी लगाइए, कुछ देर रखिए और छोड़ दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर पृथ्वी तत्व बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा, और उसके अंदर का जो टॉक्सिक एक तत्व है, जो भी उसके अंदर के कीटाणु विषाणु और जो भी नकारात्मकता है, वो मिट्टी सब खींच लेगी। उसका पेट स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छा अच्छा खाना वगैरह सब खाएगा, भूख अच्छी लगेगी। एक तो आपने वो कर लिया, ये हो गया आपका। बच्चे के साथ घास पर पैदल चलिए, वो भी ऊर्जा देता है। ये तो हो गया पृथ्वी तत्व। दूसरा तत्व क्या है? वायु। वायु यानी प्राणायाम। छोटा बच्चा है, प्राणायाम तो कर नहीं सकता, लेकिन आप तो कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आप माइंड के मास्टर बनेंगे। अगर जब आप माइंड के मास्टर बनेंगे और आपका दिमाग सुदृढ़ होगा तो आप अपने बच्चे को कैसे भी हैंडल कर ले जाएंगे, ठीक है। और बच्चे को क्या सिखाना है? बच्चे को कैसे बताना है? बेटा आप सांस लो, थोड़ी देर रोको, अच्छा अब छोड़ दो। डीप ब्रीदिंग सिखाइए बच्चे को। ये बताइए कि जो सांस है उस पर तुझे कंट्रोल करना है, तुझे इसकी कुछ एक्सरसाइज करनी। अगर वो छोटी छोटी एक्सरसाइज करता है और आप उसमें मंत्र और भाव जोड़ देते हैं तो उसका प्राण चार्ज हो जाएगा। अगर वो चार्ज रहेगा, कहते हैं ना अगर भूखा बच्चा होता है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसे ही अगर आप उसके पंच तत्वों की भूख और ऊर्जा एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत अच्छा फील करेगा। वायु हो गया। जल की टेक्निक मैंने आपको बता दी, वाइब्रेशन के साथ अभिमंत्रित करके देना है। अगर आप उसको स्नान करा रहे हैं तो बोलो बेटा ओम गंगाए नमः, ऐसे करके नहाइए, आप खुद नहाइए, पानी को फील करिए।
आप जानते होंगे, आप में से कई लोग हैं, प्रयोग करके देख लीजिए, 3 दिन मत नहाइए, देखिए आपका दिमाग कितना खराब रहेगा। 3 दिन आप रोज़ सिर से नहा के देखिए, देखिए आपके अंदर कितनी ऊर्जा रहेगी। तो पानी क्या करता है, हमारे को बाहर से हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो अंदर को पानी के मॉलिक्यूल्स को चेंज कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। गाते गुनगुनाते नहाइए, बाथरूम सिंगर तो बन ही सकते हो ना भाई, तो गाना गाते गाते नहाओ, कुछ भी करो पॉजिटिविटी के साथ करो। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे का जल तत्व चार्ज होगा और बच्चा बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और क्या करना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा, आकाश तत्व। आकाश तत्व के लिए क्या करना है कि आप लोगों को, माता पिता को तो सप्ताह में 1 बार व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से हमारे अंदर आकाश तत्व की वृद्धि होती है और हमारा आकाश तत्व चार्ज होता है। तो सप्ताह में 1 बार व्रत तो माता पिता को रहना चाहिए। सिंपल रहिए, सुबह से शाम तक फलाहार करिए, सुबह से शाम 2 बार फलाहार करिए, ऐसा नहीं कि 24 घंटा खाते रहिए, ठीक है। फलाहार करिए और शाम को 1 बार भोजन कर लीजिए, इससे भी आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। और सबसे अच्छा होता है गृहस्थों के लिए गुरुवार का व्रत। गुरुवार का व्रत रखिए, पीले वस्त्र पहनिए, आपकी कुंडली में क्या कहते हैं, गुरु जी की कृपा हो जाएगी और आपकी बहुत सारी समस्याएं तो स्वतः सॉल्व होने लग जाएंगी, ठीक है। और अब क्या बचता है हमारा, हमने क्या क्या बता दिया, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। अग्नि में क्या है, दीपक, घी का दीपक। घी का दीपक जलाइए और बच्चे को बोलो बेटा इसको देखो, ठीक है, देखो कैसे जल रहा है। वो जो आँखों से वो अग्नि को देखता है, उससे उसके अंदर, उसका अंदर का जो अग्नि तत्व है वो चार्ज होगा। दूसरा और क्या करना है, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से उसको तो ज़िंदगी में कभी नज़र नहीं लगेगी और उसके अंदर ऊर्जा क्षेत्र उसका ना बहुत विस्तारित होगा। शरीर इतना ही नहीं जितना दिख रहा है, शरीर कम से कम 6 इंच बाहर है, हमारे एक ऑरा पूरा बाहर घूम रहा है, वो प्योरीफाई हो जाएगा अगर आप अग्नि स्नान कराते हैं यज्ञ के माध्यम से। और क्या करना है, सूर्य के सामने ले जाइए, सूर्य को दिखाइए, सूर्य के समक्ष संभव हो, फ्लैट सिस्टम में तो आजकल सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, लेकिन जहाँ संभव हो वहाँ कम से कम 40 मिनट बच्चे को धूप में रखिए, धूप में उसके साथ समय बिताइए, तो आपके बच्चे के अंदर विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। वो जो दूध वगैरह आप पिला रहे हैं वो कैल्शियम पचने लग जाएगा और उसके अंदर बहुत अच्छा, मतलब वो अगर उसके 5 तत्व उसके आप शांत कर देते तो आप विश्वास मानिए कि उसका परफॉर्मेंस बहुत हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आज की, हमने आपको सारी जो भी हमारे तकनीक सी वो बताई। अब लेते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रदीप भैया ने 3 प्रश्न मुझे बताए थे, जिसमें पहला प्रश्न था कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, तो उसका आंसर मैंने दे दिया कि एक तो आप 5 तत्वों की वो चिकित्सा कराइए, माता जब स्वयं शांत रहेगी तो ही बच्चे को शांत कर सकती है, बच्चे के साथ मेडिटेशन करिए, बच्चे को ऑब्जर्व करिए, बच्चे को देखिए, बच्चे को कोई चित्र दे दीजिए और बोले बताओ इसको देखो, बताओ इसमें क्या क्या है। बच्चे के दिमाग को जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा शांत होगा। और बच्चे का रूट कॉज एनालिसिस करिए कि वो चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, क्या उसके स्वास्थ्य का इश्यू है, उसके बिहेवियरल समस्या है, या आपके घर क्रोधियों की फौज है जिसका गुण उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप उन सारी चीज़ों को रूट एनालिसिस करेंगे और उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद आप 2 से 3 दिन रोज़ ध्यान में उसका समाधान ढूंढिए, जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। जब आपको धुएं का रीजन मिल जाएगा, आग मिल जाएगी कहाँ है, तो उसे बुझा दीजिए। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बताया, बना दिया है। आप जब पहले बच्चे की रूट कॉज एनालिसिस करके आप बता देंगे कि भाई इसमें ये लगता, मेरे हिसाब से लगता है इस बच्चे को ये समस्या है, तो फिर मैं आपको उसके और आंसर देने में आपकी मदद करूँगी। क्योंकि डॉक्टर के पास आपने कह दिया कि मुझे फीवर है, तो फीवर किस लिए है, क्या फीवर डेंगू के कारण है, चिकनगुनिया के कारण है, कोविड के कारण है, या कोई संक्रमण के कारण है, या फूड पॉइजन के कारण है। डॉक्टर क्या करता है, बुखार की दवाई नहीं देता, बुखार के पहले रूट कॉज समझता है, तब वो बुखार पे जाता है। आप क्रोध तो उसका बुखार है ना, लेकिन वो रीज़न क्या है, किस कारण से क्रोध है, उसको आपको पता करिए।